जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में आपका जो करंट अफेयर का पहला टॉपिक है वो है देश के मेंटर कार्यक्रम। देश का मेंटर कार्यक्रम क्या है इसके बारे में जानते हैं। देश के मेंटर कार्यक्रम जो है वो दिल्ली सरकार का एक कार्यक्रम है और हाल ही में दिल्ली सरकार जो इस कार्यक्रम को लॉन्च कर रही है। इस कार्यक्रम के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो सोनू सूद को बनाए गए हैं। आप सब जानते हैं कि सोनू सूद जो है वो एक बॉलीवुड अभिनेता हैं और लॉकडाउन में इन्होंने जो सेवा का काम किया है निस्वार्थ रूप से, वो सेवा का काम के वजह से इनको पूरे देश में और प्रसिद्धि मिली है और एक प्रकार से एक आइकन के तौर पर उभर कर आए हैं सोनू सूद, खास करके इस लॉकडाउन के पीरियड में। तो दिल्ली सरकार ने भी इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए देश के मेंटर के कार्यक्रम जो है उसमें इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें देश भर के नागरिक और दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे शामिल होंगे। याद रखना है कि इस कार्यक्रम में देश भर के जो नागरिक हैं वो और दिल्ली के सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो शामिल होंगे। दिल्ली सरकार का ये अपनी तरह का एक पायलट प्रोजेक्ट है। याद रखना है कि एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस प्रोजेक्ट को दिल्ली सरकार जो वो लेकर आ रही है, इसको संचालन किया जा रहा है, इसको तैयार किया जा रहा है। यदि हम बात करें तो दोस्तों इसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि जो भी नागरिक इसमें शामिल होंगे, वो नागरिक दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अधिकतम 10 छात्रों को एडॉप्ट करेंगे, ठीक है? एडॉप्ट करने का मतलब एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि गोद लेंगे। गोद लेने का मतलब ऐसा नहीं कि उनके माँ-बाप के तौर पर, एक एजुकेटर के तौर पर, एक मार्गदर्शक के तौर पर गोद लेंगे। तो जो भी ऐसे नागरिक देश भर के इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे वो दिल्ली के पर्टिकुलर दिल्ली के सरकारी स्कूल के कम से कम बोल सकते हैं अधिकतम 10 छात्रों को एडॉप्ट करेंगे और एडॉप्ट करने के बाद उनके लिए अपना सप्ताह में कम से कम 10 मिनट का समय निकालेंगे और इस 10 मिनट के समय में अपने संबंधित क्षेत्र से रिलेटेड इनको मार्गदर्शन देंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो ये मार्गदर्शन देने के लिए इन्हें नागरिक एडॉप्ट करेंगे। कितने छात्रों को? 10 छात्रों को एडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, अच्छा यहाँ पर एक बात याद रखिए, इस कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? इस कार्यक्रम का लक्ष्य है कि कम से कम 10 लाख बच्चों और 3 लाख कामकाजी पेशेवरों तक पहुँच स्थापित की जाए, है ना? और कहीं न कहीं इसको एक जन आंदोलन के तौर पे दिल्ली में विकसित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो देश के मेंटर कार्यक्रम यदि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे कि ये कार्यक्रम जो है, वो दिल्ली सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से 10 लाख बच्चों और 3 लाख कामकाजी पेशेवरों तक पहुंच स्थापित करके शिक्षा को एक जन आंदोलन के रूप में विकसित करना रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला आपका टॉपिक है उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब हम बात कर रहे हैं इस समय की, जब हमारे देश में आयुर्वेद रिलेटेड जो भी मेडिसिन्स हैं उसका ज्ञान है उसको बहुत बड़े लेवल पर विस्तार दिया जा रहा है। उसी परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश में पहला आयुष विश्वविद्यालय जो है वो भी स्थापित किया जा रहा है ना? हाल ही में हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जो हैं इन्होंने यूपी में इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। ये विश्वविद्यालय जो है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पीपरी तरकुलहा गांव में बनाया जा रहा है और ये विश्वविद्यालय जो होगा इसका नाम होगा महायोगी गुरु गोरखनाथ उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विश्वविद्यालय। ठीक है, इसके निर्माण कार्य को करने की इन्होंने जो अवधि सेट की है वो लगभग 2023 तय की है। 2023 तक ये विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो जाएगा और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि इसका लगभग 299 करोड़ रुपए, कितना? 299 करोड़ रुपए इसका बजट रखा गया है। इतने बजट में इसको तैयार किया जाएगा और ये पूरा विश्वविद्यालय जो है वो लगभग 52 एकड़ में फैला है। कितने? 52 एकड़ में फैलेगा, ठीक है? जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और योग संबंधित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं हमारे देसी चिकित्सा पद्धति को विस्तार करने में इसका बहुत इम्पोर्टेंट योगदान रहेगा। अगर हम बात करें आयुष के क्षेत्र में, तो आयुष के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, शोध को बढ़ावा देने के लिए ये विश्वविद्यालय एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसके अलावा यदि आप बात करें तो उत्तर प्रदेश में यदि देखें तो लगभग 98 आयुष कॉलेज हैं। कितने? उत्तर प्रदेश में लगभग 98 आयुष कॉलेज हैं जो कि इस विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा गोरखपुर जो जिला है
यूपी का, इसमें एक मेडिकल कॉलेज पहले से ही मौजूद है और यहाँ पर एम्स का भी उद्घाटन किया जाएगा, मतलब शीघ्र ही यहाँ पर एम्स भी बनाया जाएगा। ये पूरी व्यवस्थाएं होंगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात की हम लोगों ने आयुष विश्वविद्यालय की, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की पीपरी तरकुला में स्थापित किया जा रहा है, बराबर। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए आज का है इडा, इडा हरिकेन। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये मैप दिख रहा है, इस मैप में आप लोगों को प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दिख रहा होगा। ये प्रशांत महासागर का पूर्वी क्षेत्र और ये अटलांटिक महासागर है। और ये पूरा उत्तरी अमेरिका की हम लोग बात करेंगे। उत्तरी अमेरिका में एक देश की बात करेंगे अमेरिका की, और अमेरिका का एक स्टेट है जिसका नाम है लुइसियाना। ये इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि लुइसियाना जो है वहाँ पर हाल ही में अत्यंत विनाशकारी तूफान हरिकेन जो है उसी का एक रूप बोल सकते हैं इडा, वो टकराया है। तो इडा हरिकेन जो सबसे खतरनाक तूफानों में से एक माना जाता है, चक्रवातों में से एक माना जाता है, वो अमेरिका के लुइसियाना से टकराया है। और ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के अब तक के सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक तूफान है इडा हरिकेन। जैसा कि आप मैप में देख रहे हो, ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी के ऊपर ही जब आप जाएंगे तो ये वाला इलाका जो है वो लुइसियाना का है ना। और इसी के तट पर ये इडा हरिकेन जो चक्रवात है वो टकराया है। तो इस लेक्चर में हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। इसके पहले एक बात और आप जानिएगा कि 2005 में 2005 में यहाँ पर एक और हरिकेन था जिसका नाम रखा गया था कटरीना। कटरीना हरिकेन था जो 2005 में यहाँ पर तबाही मचाने वाला था। इसने यहाँ पर बहुत ही भयंकर तबाही मचाई थी। और जो इडा हरिकेन है वो इसी प्रकार का, इससे भी एक अगली कड़ी का शक्तिशाली तूफान माना जा रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर शब्द आ रहा है हरिकेन। तो दोस्तों हरिकेन शब्द से आप ये समझिएगा कि ये पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी तूफान होते हैं। हरिकेन क्या होते हैं? तूफान है हरिकेन जो विश्व का शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली बोल सकते हैं और विनाशकारी तूफान बोल सकते हैं कि सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी तूफान होता है हरिकेन। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक प्रकार से ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। किस प्रकार का चक्रवात है याद रखेंगे? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है हरिकेन। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो याद रखना, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का ही रूप है हरिकेन। और ये नम हवाओं को अपनी ऊर्जा का स्रोत बनाता है, मतलब इसको जो ऊर्जा मिलती है, ईंधन होता है, वो किससे मिलता है? नम हवाओं से इसको ऊर्जा मिलती है। तो अब चूंकि नम हवाओं से इसको ऊर्जा मिलेगी तो कहीं ना कहीं जो गर्म बोल सकते हैं भूमध्य रेखीय जल क्षेत्र होते हैं, भूमध्य रेखा के आसपास का जो जल क्षेत्र है वो कैसा क्षेत्र होगा? गर्म जल क्षेत्र होगा। तो वहां के इलाकों में इसका बोल सकते हैं कि जन्म होता है, वहीं से उठने वाली हवाओं के कारण ये बनता है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं इस चक्रवात के पूरे तंत्र की कि ये चक्रवात किस प्रकार से बनता है। तो दोस्तों एक चीज आपको आपके दिमाग में बिठाकर रखनी है कि जहां पर भी टेम्परेचर हाई होता है वहां पर प्रेशर लो होता है। क्या होता है? टेम्परेचर हाई होगा तो यहाँ का जो क्षेत्र होगा वो गर्म हो जाएगा, जो वायु होती है वो भी गर्म हो जाती है। गर्म होकर वायु क्या करती है? ऊपर की तरफ उठती है। जब ऊपर की तरफ उठती है तो जो धरातल होता है, इस धरातल पर लो प्रेशर का केंद्र बनता है। तो हमेशा याद रखना कि जहां पर टेम्परेचर हाई होगा वहां पर प्रेशर लो होगा, बिकॉज की हवा गर्म होकर ऊपर चली जाती है और धरातल पर निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। तो जहां पर टेम्परेचर हाई होगा वहां पर प्रेशर लो हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जहां पर टेम्परेचर लो होता है वहां पर प्रेशर हाई होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो हवा है वो ठंडी होगी, ठंडी होकर हवा जो रहती है वो धरातल के निकट रहती है। ऐसे में उस हवा का जो दाब होता है वो धरती पे लग रहा होता है, इसलिए वहां पर क्या रहेगा? हाई प्रेशर होता है, उच्च दाब का केंद्र बनता है। मतलब आप इसको शॉर्ट में समझने के लिए लिख सकते हो कि जहां पर टेम्परेचर हाई होगा वहां पर प्रेशर लो होगा, और जहां पर टेम्परेचर लो होगा वहां पर प्रेशर हाई होगा। ये याद रखना, ठीक है। चलिए अब इसको एक और चीज आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आप टेम्परेचर हाई और लो की बात करते हैं तो वायु जो है उसका प्रवाह होता है, वायु का जो प्रवाह होता है उसका एक आधार होता है।
वायु का प्रवाह का आधार क्या है? तो एक तरफ आपका टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो है, प्रेशर लो है इसका मतलब हवा कहाँ चली गई है? ऊपर चली गई है। और टेम्परेचर लो अगर है तो इसका मतलब प्रेशर हाई है, मतलब हवा धरातल पर है, तो यहाँ पर हवा है और यहाँ पर हवा नहीं है। तो ऐसे में यहाँ से यहाँ की तरफ वायु का प्रवाह होता है। तो वायु का जब प्रवाह होता है तो इसको हम कहेंगे पवन, बराबर। तो पवन इसे कहा जाएगा। और आपको हमेशा याद रखना है कि हाई प्रेशर वाले जोन से लो प्रेशर वाले जोन की तरफ वायु का प्रवाह होता है, मतलब कि लो टेम्परेचर वाले जोन से हाई टेम्परेचर वाले इलाकों की तरफ हवा का प्रवाह होता है। ठीक है, एक और आधार समझना है। एक आधार तो आपको समझ में आ गया होगा कि उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की तरफ हवा चलेगी, मतलब कम तापमान वाले क्षेत्र से उच्च तापमान वाले क्षेत्र की तरफ आपकी वायु का प्रवाह होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए। एक और कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना जिसको हम बोलते हैं कॉरियोलिस बल। दोस्तों कॉरियोलिस बल जो होता है वो एक प्रकार से पृथ्वी की घूर्णन से संबंधित होता है। वेस्ट टू ईस्ट जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो इसके बारे में कॉरियोलिस ने बताया। आगे जाकर इसको फेरल साहब ने इस नियम को और व्यवस्थित तरीके से बताया था, इसलिए इसको फेरल का नियम या कॉरियोलिस बल भी बोलते हैं। बोला जाता है कि जब धरती अपने अक्ष पर वेस्ट टू ईस्ट घूमती है तो इस प्रभाव के कारण जो हवा होती है वो अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है। क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। मतलब उसको सीधे चलना चाहिए तो सीधे न चल के या तो यूं हो जाती है या फिर इधर की तरफ ऐसे मुड़ जाएगी। तो हवा के इस विक्षेपण को ही क्या कहा जाता है? कॉरियोलिस बल कहा जाता है। और ये किसके कारण हो रहा है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण हो रहा है, बराबर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जब हवा चलती है तो वो सीधे ना चलकर इस कॉरियोलिस प्रवाह के कारण क्या होती है? इस प्रकार से मुड़ जाती है, अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, और विक्षेपित जब हो जाती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम यहाँ पर अब समझेंगे चक्रवात की क्रियाविधि में। ठीक है, तो आपको दो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए कि जो पवन का प्रवाह होगा वो उच्च दाब वाले क्षेत्रों से निम्न दाब वाले क्षेत्रों की तरफ होगा, मतलब कि निम्न तापमान वाले क्षेत्रों से उच्च तापमान वाले क्षेत्रों की तरफ होगा। दूसरी बात, हवा जब भी चलेगी तो सीधी ना चलकर अपने मार्ग से थोड़ी सी विक्षेपित हो जाती है। क्यों? क्योंकि कॉरियोलिस बल लग रहा है। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे चक्रवात की क्रियाविधि की। तो याद रखो हमने क्या बोला? भूमध्य सागर के आसपास के गर्म क्षेत्र हैं, नम हवा के क्षेत्र होते हैं। अब ये जब गर्म और नम हवा होती है तो यहाँ पर ये हल्की होकर क्या करती है? ऊपर उड़ जाती है। हवा ऊपर उड़ गई। अब मान लीजिए कि ये एक एरिया है, इस एरिया में यहाँ पर गर्म था तो यहाँ से हवा क्या करने लगेगी? ऊपर उड़ जाएगी। ठीक है, हवा ऊपर उड़ गई यहाँ से। अब जैसे ही हवा ऊपर उठी तो यहाँ जो धरातल है वह एरिया रहेगा पानी का, वहाँ पर क्या बन जाएगा? आपका लो प्रेशर बन जाएगा। और आसपास के इलाकों में टेम्परेचर वैसे ही ज़्यादा है, तो ऐसे में ये जो लो प्रेशर का एरिया बनेगा, इस लो प्रेशर के एरिया को भरने के लिए आसपास से हवाएं इसकी तरफ बढ़ेंगी। ठीक है, अब आसपास की हवाएं जब इसकी तरफ बढ़ेंगी तो वो सीधी तो नहीं आएंगी, वो हवाएं कैसी आएंगी? चक्रीय प्रवाह करते हुए आएंगी। चक्रीय प्रवाह क्यों करेंगी? क्योंकि अभी मैंने बताया कॉरियोलिस बल, हवा सीधे ना जाकर मुड़ती चली जाएगी तो धीरे धीरे करके हवाएं यहाँ पर आके क्या चक्रीय प्रवाह कर लेती हैं। ठीक है, अच्छा हवा कहाँ आना चाहती है? इस केंद्र में आना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर है। तो आसपास के हाई प्रेशर वाले इलाकों से इस तरफ हवा जो रहेगी वो बढ़ेगी, लेकिन हवा का जो कोशिश होगा वो यहाँ जाने का होगा, कहाँ? केंद्र में। लेकिन केंद्र से पहले ही हवा क्या करती है? चक्रीय प्रवाह करते हुए इस प्रकार से ऊपर की तरफ उड़ जाती है। अब हवा क्या करी? ऊपर की तरफ उड़ गई चक्रीय प्रवाह करते हुए ऐसे। ठीक है, अच्छा जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है तो इसका टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। याद रखेंगे, हवा का टेम्परेचर गिरेगा। अब जैसे जैसे हवा ऊपर जाएगी उसके टेम्परेचर में कमी आएगी। जो हवा का, यदि हम बात करें टेम्परेचर का सामान्य ह्रास दर की बात करें तो वो कितनी होती है? 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री जो है सेल्सियस टेम्परेचर गिरता है। तो जैसे जैसे हवा इस क्षेत्र से ऊपर की तरफ उठेगी उसका टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, और जैसे जैसे कम होता चला जाएगा तो वैसे वैसे उसमें क्या होने लगेगा? संघनन होने लगेगा। संघनन होने लगेगा तो क्या बनने लगेंगे? बादल बनने लगेंगे। और बादल बनने लगेंगे इसका मतलब ये रहेगा कि ये व्यवस्था बादलों वाली हो गई है, मतलब वर्षा वाली हो गई है। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन चूंकि यहाँ से कंटिन्यूसली गर्म हवाएं ऊपर आ रही हैं और एक चक्रीय प्रवाह भी यहाँ पर मौजूद है, तो इस वाले एरिया पे बादल तो बन जाएंगे लेकिन यहाँ पर वर्षा नहीं होगी। क्लियर? अब हम यहाँ पर बादल बनने की व्यवस्था की बात कर रहे हैं और वर्षा की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो चक्रीय प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
चक्रीय प्रवाह हो रहा है, हवा की प्रणाली आगे चल रही है, तो ये बादल इस हवा के कारण उड़ के क्या करते हैं, दूसरी जगह पर चले जाते हैं। अब दूसरी जगह पर विस्थापित हो गए बादल, वहाँ पर तो कोई ऐसी गर्म हवा नहीं है जो यहाँ से ऊपर की तरफ उड़कर वर्षा नहीं करने दे रही हो। तो जैसे ही बादल दूर जाते हैं तो यहाँ पर जाके ये बारिश करा देते हैं, ठीक है, बारिश यहाँ पर करा देते हैं। तो जहाँ पर भी चक्रवात का निर्माण होता है वहाँ पर तो बारिश गिरती नहीं है, ठीक है, और बारिश कहाँ गिरती है, उसके केंद्र से दूर की तरफ गिरती है। बराबर है कि नहीं है? अब ये पूरी जो परिस्थिति है, हवा का चक्रीय प्रवाह करते ऊपर उठना, इस प्रवाह को ही हम किस नाम से जानते हैं, चक्रवात के नाम से जानते हैं। जब केंद्र में लो प्रेशर का एरिया बनेगा, आसपास हाई प्रेशर का एरिया रहेगा, हवा आगे बढ़ेगी इस लो प्रेशर के एरिया को भरने के लिए, और तो वो ऐसे में कोरियोलिस प्रभाव के कारण चक्रीय प्रवाह करते हुए ऊपर की तरफ उठेगी। जब हवा ऊपर उठती है तो उसका टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है तो संघनन होता है, संघनन होता है तो बादल बनते हैं, और बादल बनने के बाद पूरी स्थिति होती वर्षा की। लेकिन चूंकि नीचे से लगातार हवाएं ऊपर आ रही हैं, एक पूरा सर्कुलर मोशन यहां पर क्रिएट हो चुका है, इसलिए कि बारिश वहां नहीं होगी, और बारिश हवा के प्रभाव के चलते दूर जाकर बादल करवा देते हैं। अब देखो यहां पर ये जो बीच का इलाका है, इस बीच के इलाके को बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन, है ना, आई ऑफ द साइक्लोन, मतलब चक्रवात की आंख कहा जाता है। ये आंख वो गर्म क्षेत्र है जहां पर ये हवाएं आना चाहती हैं लेकिन आ नहीं पाती, और उसके पहले ही चक्रीय प्रवाह करते ऊपर उठ जाती हैं। ऐसे में इस वाले जोन में कोई बारिश का काम नहीं होता, तो कभी भी चक्रवात की व्यवस्था में जो आई रहती है, बीच का हिस्सा जो रहता है, वहां पर पानी नहीं गिरता। मतलब ये चक्रवात का सबसे शांत क्षेत्र होता है। अगर चक्रवात का सबसे शांत क्षेत्र आप लोगों से पूछ लिया जाए तो क्या होता है, आई ऑफ द साइक्लोन वाला इलाका होता है, जहां पर कोई बारिश वारिश नहीं होती है, और बादल जो होता है वो दूर जाकर पानी गिराते हैं। इस पूरी एक्टिविटी को हम किस नाम से जानते हैं, चक्रवात के नाम से जानते हैं, इसी को हम चक्रवात कहते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं इस पूरी क्रियाविधि को आप समझ चुके होंगे। अब देखो ये चक्रवात जो होते हैं इसकी अलग अलग गति होती है। अब देखो कैसे गति होती है। आप जानते हैं कि ये पृथ्वी, अगर इसको मान लिया जाए तो इस पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली बीच की रेखा को किस नाम से जानते हैं हम लोग, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। मतलब ये भूमध्य रेखा है कि नहीं। अब इसके ऊपर का इलाके को आपका बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इसके नीचे के इलाके को आप बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जब हम बात करते हैं तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इन दोनों गोलार्धों में चक्रवात की दिशा में अंतर आता है। याद रखना कि जब हम बात करेंगे उत्तरी गोलार्ध की, तो उत्तरी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की जो गति होती है, जो दिशा होती है, वो होती है क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। अब ये क्लॉकवाइज ही पूछे, याद रखना कि जनरली नहीं कि क्लॉकवाइज ही शब्द आपको दिया जाएगा एग्जाम में। एग्जाम में एक शब्द दिया जाएगा वामावर्त, और एक शब्द दिया जाता है दक्षिणावर्त। हिंदी मीडियम के छात्रों को यही आता है, दक्षिणावर्त और वामावर्त। जब आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिणावर्त घूमने का मतलब क्या है, तो दक्षिणावर्त घूमने का मतलब है क्लॉकवाइज, और वामावर्त घूमने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। बराबर हो गया कि नहीं। चलिए ठीक है, तो एक घड़ी की सुई की दिशा में और एक घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमता है। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चक्रवात की गति होती है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि चक्रवात की गति उत्तरी गोलार्ध में देखी जाती है ना। आपसे पूछेगा वामावर्त, दक्षिणावर्त, दोनों या इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई भी प्रश्न आता है तो आप इसको आराम से लगा सकते हैं। आगे की बात करते हैं कि ये तो पूरा चक्रवात की एक्टिविटी हो गई, है ना। अब हमने हरिकेन चक्रवात की बात की थी, तो ये ऐसा ही एक विशाल शक्तिशाली चक्रवात होता है जो कि अमेरिका के तट पर टकराया है। अगले इसमें हम देखते हैं कि जैसे ये चक्रवात है, इसी प्रकार से विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में चक्रवात आते हैं, तो उन चक्रवातों को हम विश्व में अलग अलग नाम से भी जानते हैं। मतलब जो चक्रवात हैं उनको विश्व में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ऐसे कौन कौन से चक्रवात है और उनको किस नामों से जाना जाता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टाइफून। टाइफून एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उनको टाइफून कहा जाता है। कहाँ, जब चीन सागर की बात करते हैं तो वहां पर कोई भी अगर उष्णकटिबंधीय चक्रवात आएगा तो उसको टाइफून कहेंगे, और यही जब प्रशांत महासागर में आ जाएगा तो उसको बोलेंगे टाइफून, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हरिकेन। हरिकेन जो है कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर में पश्चिमी भारतीय द्वीपों में इसे किस नाम से जाना जाता है, हरिकेन के नाम से जाना जाता है। विली विली की बात करें तो विली विली जो है वो उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पे जब इस प्रकार का चक्रवात आता है तो उसको विली विली कहते हैं।
और उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ कहाँ जाता है, तो याद रखेंगे दक्षिण पश्चिमी प्रशांत में और हिंद महासागर के जो क्षेत्र हैं वहां पर इसको उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। बराबर है कि नहीं है? चलिए, इसके बाद कुछ और चीजें हैं जो आपको समझना है। जैसे कि हम बात करें हरिकेन, हरिकेन जो है इसमें हवा की तीव्रता को मापा जाता है और हवा की तीव्रता को किसके आधार पर मापा जाता है, तो याद रखेंगे सैफिर सिम्पसन हैरिकेन विंड स्केल। इसके लिए एक स्केल चलता है, इस स्केल का नाम क्या है, सैफिर सिम्पसन हैरिकेन विंड स्केल। इसके माध्यम से हवा की गति को मापेंगे। हवा की गति को मापने के बाद यहाँ पर इस बात हवा की गति के आधार पर इसको कितने 1 से लेके तो 5 पैमाने पर मापा जाता है। ठीक है, अगर धीमा है, उससे तेज है, उससे तेज है, उससे तेज है, ऐसे 5 आधारों पर हरिकेन को नाम देते हैं। और जो इडा हरिकेन आया वो कौन सी श्रेणी में आया, 4, मतलब बहुत ही विनाशकारी चक्रवात का रूप इडा हरिकेन ले चुका है। क्लियर है कि नहीं है? याद रखना है कि यदि श्रेणी 3 या उससे अधिक में कोई भी चक्रवात आता है हरिकेन, तो वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। बराबर है कि नहीं है? चलिए, तो ये हरिकेन इडा के बारे में बात किया। अगला आपका जो टॉपिक है वो है आईसीजीएस विग्रह। आईसीजीएस विग्रह क्या है, इसको जरा जानिए। यूपीएससी और एमपीपीएससी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेंस में भी इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो साइंस वाला टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है उसमें यहाँ से प्रश्न आपको निस्संदेह दे सकता है। जैसा कि आज डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन कोस्ट गार्ड। ये देखो, इस जहाज पे यदि आप देखोगे तो इस जहाज पे यहाँ पर आपको लिखा मिल रहा होगा इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, और इसका नाम क्या है, आईसीजीएस विग्रह। ठीक है, अच्छे से देख लिया। इसको देखिए कि इस प्रकार स्ट्रक्चर किस प्रकार से है और इसमें यहाँ पर ये जो चीजें हैं व्यवस्थाएं, इन सब व्यवस्थाओं को आपको देखना चाहिए। इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, इसका पूरा अध्ययन करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि आईसीजीएस जो है ये एक प्रकार का तटीय निगरानी जहाज है। क्या है, तटीय निगरानी जहाज, है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो ये कहलाता है। अच्छा, ये किसके अधीन है, तो याद रखेंगे कि जो भारतीय तट रक्षक बल है, भारत का जो तट रक्षक बल है ये उसके पास है, मतलब इसको ये सौंप दिया गया है। ठीक है, अच्छा याद रखना कि ये जो जहाज है ये 2015 में, कब, 2015 में इसका अनुबंध किया गया था किससे, लार्सन एंड ट्रूबो, एक निजी कंपनी, इसका नाम है लार्सन एंड ट्रूबो। लार्सन एंड ट्रूबो नाम की जो कंपनी है, इस कंपनी से इसको बनाने के लिए अनुबंध किया गया था कि इस प्रकार के जो जहाज है वो दिए जाने चाहिए। कितने जहाज बनाने की बात हुई थी, 7 जहाज की। 7 में से 6 जहाज हमको पहले भी मिल चुके थे, बस एक रह गया था, तो 7वां जहाज जो उसकी डिलीवरी हाल ही में हमारे पास हुई है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर बात करो कि ये जो बोल सकते हैं कि ये जो जहाज है इसके बारे में और कुछ जाने तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानो क्या होता है, तो याद रखिएगा कि ये लगभग 98 मीटर लंबा है। कितना लंबा है, इसकी लंबाई लगभग 98 मीटर के आसपास है और लगभग 15 मीटर चौड़ा है। इसकी चौड़ाई कितनी है, तो याद रखेंगे 15 मीटर चौड़ा है। और इसका ड्राफ्ट की यदि हम बात करें तो लगभग 3.6 मीटर के आसपास इसका क्या है, ड्राफ्ट है, ये भी ध्यान रखना है। और इसमें करीबन 2140 टन विस्थापन और इसके साथ ही 5000 समुद्री मील, 5000 समुद्री मील की इसकी सीमा है। ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसकी गति जो है वो लगभग 26 मील प्रति घंटे की इसकी गति है। 26 मील प्रति घंटे की इसकी गति है, जिससे ये चल सकता है। क्या, हमारा आईसीजीएस विग्रह जो है उसकी गति लगभग 26 समुद्री मील प्रति घंटा है। और इसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी भी कमी नहीं है, इसमें प्रौद्योगिकी आधारित सारी सुविधाएं, जैसे इसमें एक अत्याधुनिक रडार मौजूद है, इसमें एक नेविगेशन सिस्टम भी मौजूद है आपके लिए, तो नेविगेशन सिस्टम का भी इसमें आप अच्छे से यूज कर पाएंगे। सभी प्रकार के संचार उपकरण जो होते हैं, संचार उपकरण भी इसमें लगे हुए हैं। इसके अंतर्गत आपको सेंसर भी मिलेंगे, अलग अलग प्रकार की आपको मशीनरी जो होती हैं वो भी इसमें लगाई गई हैं। तो सभी चीज़ों से ये सुसज्जित जहाज है। ठीक है, जो कि तटीय क्षेत्र में निगरानी रखने के लिए बनाया गया है। ठीक, अच्छा यहाँ पर एक बात और याद रखना है कि उष्णकटिबंधीय जो समुद्र होते हैं, उष्णकटिबंधीय जो समुद्र होते हैं भूमध्य रेखा के आसपास के, वैसे समुद्र की जो भी परिस्थितियां होती हैं वो हर परिस्थितियों में ये काम करने योग्य होता है। तो उष्णकटिबंधीय समुद्री परिस्थितियों में किसी भी प्रकार से काम करने योग्य होता है,
आपका ये सुरक्षा वाला जहाज। क्लियर है? अच्छा, इसमें एक और सिस्टम है कि इसमें स्वचालित बिजली प्रबंधन की क्षमता भी है। क्लियर? और इसी के साथ साथ बाहरी अग्निशमन जो प्रणाली होती है वो भी इसमें लगी हुई है। क्लियर है? ये जो पोत है ये लगभग 40 से 60, याद रखना है 40 से 60 बोफोर्स तोप, है ना, बोफोर्स तोप के बारे में भी हम किसी लेक्चर में बात करेंगे। तो लगभग 40 से 60 बोफोर्स तोप से लेस है। इसमें अग्नि प्रणाली है, साथ ही साथ 12.7 मिलीमीटर की रिमोट कंट्रोल गन भी है। रिमोट कंट्रोल गन भी लगाई गई है इसमें, कितनी, 12.7 मिलीमीटर की, याद रखना है। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा ये जो अपतटीय पोस्ट है ये क्या होता है, हम इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि अपतटीय गश्ती पोस्ट क्या होते हैं, ओपीवीज क्या होते हैं। तो अपतटीय गश्ती जो वाहन है ये क्या है, तो ये एक लंबी सतह वाले जहाज होते हैं जो कि भारत के समुद्र जो क्षेत्र होते हैं उसमें संचालन करने में सक्षम होते हैं। इसमें सभी व्यवस्थाओं के साथ हेलीकॉप्टर संचालन की क्षमताएं भी होती हैं। ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा याद रखिएगा कि इनकी जो भूमिकाएं हैं वो तटीय अपतटीय गश्त करना है, भारत के समुद्री क्षेत्रों में बोल सकते हैं कि पुलिसिंग करना है, नियंत्रण और निगरानी करना है, जो तस्करी होती है इन मार्गों से उस तस्करी का रोकना है, सीमित युद्धकालीन भूमिकाओं के साथ समुद्री डाकुओं को रोकने का काम भी ये करता है। तो इस प्रकार की चीज़ों के लिए इस गश्ती पोत का हम यूज़ करते हैं। लेकिन इन सब में हमारे सामने एक और शब्द यूज़ किया गया, वो शब्द ये था कि ये किसके पास है, भारतीय तट रक्षक बल। तो भारतीय तट रक्षक बल क्या है, जरा इसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि भारतीय तट रक्षक बल के पास ये है। तो बात करते हैं भारतीय तट रक्षक बल की। तो तट रक्षक बल क्या होता है, तो रक्षा मंत्रालय के तहत एक सशस्त्र बल है। ये खोज और बचाव का काम करता है, समुद्री कानूनों को प्रवर्तन करने वाली एजेंसी के तौर पर ये बनाया गया है। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना की गई थी अगस्त 1978 को। इसके लिए एक अधिनियम लेकर आए थे जिसका नाम था तटरक्षण अधिनियम। उसकी प्रकार से आप देखेंगे तो कानूनी तौर पर एक वैधानिक संस्था के तौर पर इसको स्थापित किया गया, किस तौर पर, एक वैधानिक संस्था के तौर पर बनाया गया है। ये एक स्वतंत्र सशस्त्र बल है, याद रखेंगे, एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में ये संस्था को स्थापित किया गया था। बराबर है कि नहीं है? और इसको निर्माण करना था, तो इसको निर्माण करने की जो जो जरूरत थी वो हमको 1971 के युद्ध के समय ऐसा लगा कि भाई अब इससे कुछ व्यवस्थाओं को हमें हमारे पास लाना चाहिए और इसके लिए रुस्तम जी समिति बनाई गई थी। रुस्तम जी समिति जो थी उसकी सिफारिशों के आधार पर इसका खाका तैयार किया गया और इसको लेकर आए। बराबर है कि नहीं है? हाँ, तो ये पूरी व्यवस्था जो है वो हमने यहाँ पर देखी है। किसके बारे में? तटरक्षक बल के बारे में देखिए, गश्ती पोत क्या होते हैं उसके बारे में देखिए, और आईसीजीएस क्या है इसके बारे में भी देखा। ओके दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको लेकर आज हम डिस्कस करेंगे, वो है स्वीप ईसीआई। अब ये स्वीप ईसीआई क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा है। स्वीप ईसीआई का संबंध जो है, यहाँ पर ईसीआई का मतलब होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग जो है उसने एक 2 दिवसीय स्वीप परामर्श कार्यालय का आयोजन किया, इसलिए हम इसको आज पढ़ रहे हैं। ये परामर्श कार्यालय क्या था, तो स्वीप जो है उसका मतलब है व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी। एक प्रकार से ये एक जागरूकता या फिर ट्रेनिंग से कार्यशाला के तौर पर देखी जा सकती है। स्वीप जो है वो 2009 में मतदाता शिक्षा के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि ये जो शिक्षा और चुनावी भागीदारी कार्यक्रम है मतदाताओं के लिए, ये पहली बार कब आयोजित किया गया था, कब से शुरू किया गया था, तो आप बताएंगे वर्ष 2009 से। 2009 से शुरू किया गया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में इसको शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य ये था कि जितने भी पात्र नागरिक हैं उन सबको मतदान करने के लिए और एक निर्णय एवं नैतिक विकल्प प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, समावेशी और सहभागी लोकतंत्र का निर्माण किया जाए। समावेशी और सहभागी लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें हमारे देश के सभी जो पात्र नागरिक हैं वो शामिल हो और सबकी सहभागिता के आधार पर हम इस लोकतंत्र का निर्माण करें, पूरी चीजों को चुनाव करें। तो ये तो स्वीप सिस्टम था जो 2009 से चल रहा है, लेकिन चूंकि ये चलाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो हम इसमें थोड़ी सी बातें जो होंगी वो इलेक्शन कमीशन के बारे में भी करते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसी
स्वायत्त संवैधानिक व्यवस्था है हमारे देश में, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 324 के तहत व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 324 में भाग 15 के अधीन भारत में चुनाव से संबंधित काम करने के लिए एक चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। ये जो चुनाव आयोग है, ये लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, राज्य की विधानसभाओं के लिए, इसके अलावा राष्ट्रपति के लिए और उपराष्ट्रपति के जो भी चुनाव के काम होते हैं वो करवाने का काम करता है। तो निर्वाचन आयोग जो है केंद्रीय स्तर का, ये कहीं न कहीं बहुत सारी ज़िम्मेदारियों का बोल सकते हैं कि निर्वहन करता है। और चूँकि आप एक निष्पक्ष चुनाव प्रणाली चाहते हैं, इसलिए संविधानविदों ने इसको भारतीय संविधान के भाग 15 में आर्टिकल नंबर 324 के तहत जगह देकर इसको एक स्वतंत्र स्वायत्त निकाय के तौर पर स्थापित किया, जिसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। निर्वाचन आयोग के जितने भी प्रावधान हैं वो भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 324 से लेके तो 329 के बीच में दिए गए हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है? जो निर्वाचन आयोग है, यदि हम इसकी बात करते हैं तो इसमें जो बोल सकते हैं कि प्रारंभ में केवल एक सदस्य हुआ करता था, मतलब एक सदस्यीय ये व्यवस्था थी प्रारंभ में। लेकिन यहाँ पर 1989 में एक चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम लेकर आए। कब लेकर आए? 1989 में, है ना? कौन सा अधिनियम लेकर आए थे? चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम। और इस अधिनियम के माध्यम से इसको बहुसदस्यीय निकाय कर दिया गया। मतलब कि पहले जो एक सदस्यीय निकाय हुआ करता था चुनाव आयोग, वो अब एक बहुसदस्यीय निकाय के तौर पर है। और इसमें बाद में 1992 तक लगभग 2 सदस्य हुए थे और 1993 से ये 3 सदस्यीय एक निकाय के तौर पर मौजूद है। 3 सदस्यीय निकायों में इसके अंतर्गत एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब चूंकि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है तो हटाने का काम भी कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा करेगा। इसकी यदि हम कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? 6 वर्ष का या फिर 65 वर्ष का। या तो इनके 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए या 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए, उसके बाद ये अपने पद पर नहीं रहते हैं। तो दोस्तों ये शॉर्ट में मैंने आपको निर्वाचन आयोग के बारे में भी बता दिया है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इसको नोट कर रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। जितना आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं उस हिसाब से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ हो। और साथ ही साथ आप अगले वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास हो और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाएं। तो दोस्तों फिर मिलता हूं अगले दिन के करंट अफेयर के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।